बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट वन, बोहर्स थियरी इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। बोहर की थियरी सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे एप्लीकेबल होती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन एटम, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इस पे एप्लीकेबल होती है। सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो भी इसने लूज कर दिया, यानी इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके ऊपर बोहर की थियरी एप्लीकेबल नहीं हो सकती। ऑप्शन सी और डी, इन दोनों आइंस के अंदर भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही है तो इन दोनों पे भी एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वो कह रहे हैं कि इस तरह की क्यों होती है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह की क्यों नहीं होती कि पहले 2px इसके अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं और जो एक बच गया वो 2py में चला गया। तो ये हमने पढ़ा था होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसने बताया था कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स पहले हाफ फिल होते हैं, सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है और उसके बाद फिर पेयरिंग होती है। नेक्स्ट, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3s ऑर्बिटल आर। इन चारों में से 3s के लिए कौन सी वैल्यूज है? इसका ऑप्शन है डी, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3s थर्ड ऑर्बिट में है और s के लिए l की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना है। इसके लिए हम रेडियस का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, r इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वेयर्ड ओवर z। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। a नॉट की वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रम। फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है यहाँ पे, तो n आ जाएगा 1, इसका स्क्वायर कर लें। z होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इस सारे को सॉल्व करें तो आंसर आएगा 0.529 एंगस्ट्रम, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज्ड एज अ टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सी एलिमेंट्स। हर एलिमेंट का अपना अपना लाइन स्पेक्ट्रम होता है, इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, इन 1935 एडी जेम्स चैडविक वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज बिकॉज। इसका ऑप्शन है बी, ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट, व्हेन 4d ऑर्बिटल इज फिल्ड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू। 4d के बाद कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है? 5p में, यानी कि बी ऑप्शन। ऑफको प्रिंसिपल में आप चेक कर लें, 4d के बाद 5p आता है। और मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसको ज़बानी याद रखें, वरना ऐसे हर बार आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से रट्टा लगा के रखें, 1s 2s 2p 3s 3p 4s याद करके रखें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। ये जो 4 पेयर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यानी कि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं है? तो वो है सी, सोडियम और कैल्शियम, क्योंकि सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स और कैल्शियम में होते हैं 20। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं वो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। जैसे देख लें, भले फर्स्ट वन देख लें, सोडियम आयन, वैसे सोडियम में होते हैं 11, इसने एक लूज किया हुआ है यानी कि 10, और नियॉन में वैसे ही 10 होते हैं, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। नेक्स्ट, नाइन्थ है, बाल्मर सीरीज अपीयर्ड इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट हायर एनर्जी ऑर्बिट टू। बाल्मर सीरीज कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से जंप करके आता है सेकेंड ऑर्बिट में। यह हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक में पढ़ा है, याद है ना आपको? और बाल्मर सीरीज जो है वो बनती है विजिबल रीजन में, तो इसका ऑप्शन है ए, सेकेंड ऑर्बिट। नेक्स्ट, द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच एल इज इक्वल टू 0। एल इज इक्वल टू 0 किसके लिए होता है? एस सबशेल के लिए। उन्होंने पूछा है शेप बताएं, तो एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, यानी कि ऑप्शन आएगा ए। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। ये टॉपिक हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, स्पेक्ट्रम वाला, आप ये खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अल्फा बीटा एंड गैमा रेज। अल्फा बीटा गैमा की कोई 3 प्रॉपर्टीज बता दें।
एक इनकी मैसेज के मुतालिक लिख लें, एक इनके चार्ज के बारे में लिख लें और इनकी आयनाइजेशन पावर के बारे में लिख लें या कोई पेनिट्रेशन पावर के बारे में लिख लें। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर विच L इज इक्वल टू 0 एंड L इज इक्वल टू 1। इन दोनों सब शेल्स की शेप पूछी हुई है। L इज इक्वल टू 0 यानी कि s ऑर्बिटल, L इज इक्वल टू 1 यानी कि p ऑर्बिटल। अच्छा, s और p ये होते तो सब शेल्स हैं, फिर मैं इनको ऑर्बिटल्स क्यों कह रही हूँ? आपकी किताब में भी ऑर्बिटल लफ्ज लिखा हुआ है और सिर्फ आपकी किताब ही नहीं, रियल लाइफ में भी अक्सर लोग इनडायरेक्टली इनको ऑर्बिटल्स कह देते हैं। हालांकि कहना तो ये चाहिए कि इन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसे भी कह दिया जाता है कि s एक ऑर्बिटल है, p ये भी ऑर्बिटल है। तो शेप पूछी हुई है, s की स्फेरिकल होती है और p की डम्बल शेप। आगे, हाउ डज एन ऑर्बिटल डिफरेंट फ्रॉम ऑर्बिट। ऑर्बिट और ऑर्बिटल इन दोनों का फर्क पूछा है। देखिए, जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वो तो बोहर के मॉडल से आया है। बोहर ने 1913 में जो अपना मॉडल दिया था उसमें उसने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ होते हैं जिनको ऑर्बिट कहते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके अंदर घूमते रहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे सूरज के गिर्द सियारे घूमते हैं। और इसके मुताबिक ऑर्बिट का इसने 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट दिया था, यानी इसने कहा था कि चिपटा होता है। और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ये बाद में आया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। ज़्यादा क्रेडिट इसका श्रोडिंगर को दिया जा सकता है। ऑर्बिटल होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रीजन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको चैप्टर में समझा चुकी हूँ। और ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल होते हैं। हर ऑर्बिटल की अपनी शेप होती है, अपनी एनर्जी होती है। जैसे s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p डम्बल शेप का होता है, d ऑर्बिटल क्लोवर लीफ जैसा होता है और f ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल टेक्स प्लेस प्रायर टू 3d। पहले इलेक्ट्रॉन्स 4s में क्यों जाते हैं, उसके बाद 3d में क्यों जाते हैं? तो इसका जवाब बहुत आसान है, ऑफ्पो प्रिंसिपल। क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है इसलिए पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बाद में 3d में जाते हैं। n+l रूल, इसके मुताबिक भी आप लिख सकते हैं। इनकी n+l की वैल्यूज निकाल के उनको कंपेयर कर लें। 4s की n+l की वैल्यू कम होती है इसलिए वो पहले फिल होता है। 6th, बोहर की थियरी के डिफेक्ट्स पूछे गए हैं, तो ये जो पढ़े हैं हमने वो आप लिख लें। 7th, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। पहला है आयरन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं 26। पहले कौन सा सब शेल फिल होगा, बाद में कौन सा होगा, ऑफ्पो प्रिंसिपल के मुताबिक। मैंने आपको कहा था कि आप ये याद रख लें, वरना ऐसे हर बार आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो इसका रट्टा लगा के रखें, 1s 2s 2p 3s इस तरह से। तो 26 इलेक्ट्रॉन है, पूरे करते हैं वो। s में सिर्फ 2 आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं और d में 10 आ सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 पूरे हो गए 26। आगे है ब्रोमीन, उसके ऊपर नेगेटिव साइन है, ब्रोमाइड आइन। वैसे एटॉमिक नंबर होता है 35, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है इसने, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 36। इसके लिए लिखते हैं कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 5p6। आगे है कैल्शियम आइन। कैल्शियम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये आइन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, टोटल रह गए 18। 18 के लिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये पूरे हो गए 18। आगे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जिनके हमें एक्सप्लेनेटरी आंसर्स देने होते हैं, एक्सप्लेनेशंस देनी होती हैं। तो इसके अंदर जो भी 5 सवाल हैं ना, ये सारे आपको आते हैं। आप चैप्टर में सारी एक्सप्लेनेशंस पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल में ये आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। इसके अंदर देखें, जो फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव करें और एनर्जी का फॉर्मूला दिया हुआ है। इसकी भी डेरिवेशन मैं आपको करा चुकी हूँ पहले, रिमाइंड करा देती हूँ फिर भी। पेज नंबर 29 पे देखें, हमने एनर्जी का ये फॉर्मूला निकाला था, यही वाला जो उन्होंने आपको दिया भी हुआ है सवाल में, -me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर्ड
h स्क्वेयर्ड और साथ में है n स्क्वेयर्ड। इसमें से n स्क्वेयर्ड को छोड़ के बाकी सारे को हमने k के इक्वल कर दिया था, तो ये फॉर्मूला बन गया था E इज इक्वल टू माइनस के ओवर n स्क्वेयर्ड। फिर हमने ये यूज़ किया डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 और आगे सारी कैलकुलेशन करके हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो ये सारी मैं आपको करा चुकी हूँ, आप वो टॉपिक देख लें। आगे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सबसे पहला, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन थर्ड ऑर्बिट। रेडियस का फॉर्मूला लगाते हैं, R इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वेयर्ड ओवर जेड। ए नॉट होता है 0.529 एंगस्ट्रम, एन में 3 लगा दें क्योंकि थर्ड ऑर्बिट है, इसका स्क्वायर करना है, और जेड एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का 1। 3 का स्क्वायर करें वो होता है 9, और इस सारे को सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा 4.761 एंगस्ट्रम। सेकेंड न्यूमेरिकल है, अ फोटोन ऑफ वेव नंबर 23 into 10 power 5 per meter is emitted when electron undergoes a transition from a higher energy orbit to n is equal to 2। इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से जंप करके आ रहा है सेकेंड ऑर्बिट में, और उससे जो एनर्जी रिलीज हुई है फोटोन की फॉर्म में, उस फोटोन का वेव नंबर है 23 into 10 power 5 पर मीटर। और वो हाई ऑर्बिट कौन सा है जिसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है वो हमें नहीं बताया, वो हमें फाइंड करने के लिए कहा है। डिटरमिन द ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन फॉल एंड ऑल्सो द स्पेक्ट्रल लाइन अपीयर्स इन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये भी पूछा है कि कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, तो ये तो हमें पता ही है कि बाल्मर सीरीज बनेगी, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हाई ऑर्बिट से सेकंड में जंप करके आता है तो बाल्मर सीरीज ही बनती है, लेकिन हाई ऑर्बिट हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हम वेव नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये वेव नंबर का फॉर्मूला जो टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 34 पे भी आप चेक कर लें। V बार इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर n1 स्क्वायर्ड माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर्ड। इसमें वैल्यूज पुट करें। V बार वेव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू पुट करें, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें, n1 की जगह लिखें 2, इस 2 का स्क्वायर कर लें तो ये बन जाएगा 4। अब रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 23 इंटू 10 पावर 5 ओवर 1.09678 इंटू 10 पावर 7। अब इन दोनों को डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाएगा 0.2097। यहाँ पे जो है 1/4 फ्रैक्शन, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दें डिवाइड करके, तो इसका आंसर आ जाता है 0.25। अब देखें, हमें चाहिए n2, क्योंकि हमने n2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और n2 के साथ यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम ये जो वैल्यू है -1 ओवर n2 स्क्वायर्ड, इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाते हैं, और जो वहाँ पे है 0.2097 उसको इस तरफ ले आते हैं, दोनों की जगह चेंज कर दें, तो ये उधर जाके माइनस का जो है ये प्लस में हो जाएगा, और 0.2097 ये वहाँ प्लस में था तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करके आंसर आएगा 0.0403। अब ये जो n2 है ये यहाँ इस तरफ डिवाइड में है, हम चाहते हैं ये ऊपर चला जाए, तो आप इन दोनों वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दें। 0.0403 इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब 1 है। अब आप इन दोनों वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दें तो ये कुछ इस तरह की बन जाएंगी, n2 स्क्वायर्ड, इसके नीचे 1 ना लिखें, इज इक्वल टू 1 ओवर 0.0403। इसको डिवाइड करें तो आंसर आएगा 24.81। अब दोनों तरफ रेडिकल ले लें ताकि n2 का स्क्वायर खत्म हो सके, रेडिकल को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.9 यानी कि 5 राउंड ऑफ करने से। तो इसका मतलब हाई ऑर्बिट है 5, जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है सेकेंड ऑर्बिट में। आगे मैंने आपके लिए क्विज तैयार की है, उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। वीडियो को पॉज करके आप उनको सॉल्व करें।